हेलो एवरीवन। मैं आपका द अर्चित शो में स्वागत करता हूँ। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ज़रूरी पॉडकास्ट है, जिसके अंदर मैंने पर्सनली बहुत कुछ नया सीखा। साथ ही साथ कैसे जो हमारे पास एक फैमिली डॉक्टर होते हैं, वैसे ही हमें एक फैमिली लॉयर की क्यों ज़रूरत है। वी थिंक वी आर अ स्मॉल मिडल क्लास पीपल्स, हमारी उतनी हाई अर्निंग नहीं है, हम पे कौन केस करेगा। बट इसके लिए ही सिर्फ लॉयर नहीं होता, आपके सिविल डिस्प्यूट्स हो गए, आपको लाइफ में विल क्यों होनी चाहिए, में अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक लॉ का नॉलेज ज़रूरी है। मैंने सारी ये पॉडकास्ट में डिस्कस की है। अगर आपको लाइफ में सेफ रहना है, अगर आपको लाइफ में एक अच्छी लाइफ चाहिए जिसमें आपको एक बेसिक लॉ का नॉलेज हो, तो मैं आपसे ऑन अ पर्सनल नोट आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टे फॉर अ लॉन्ग एंड हैव अ लुक ऑन दिस पॉडकास्ट। क्योंकि ये पॉडकास्ट अगर आप मिस करते हैं तो शायद से आज आप आपकी लाइफ का एक आध घंटे का ज़्यादा प्रेशियस मान के आप ये पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएंगे। बट जो इसके अंदर जो नॉलेज है, सुपर नॉलेज, आप लाइफ में मिस कर जाएंगे। हम समझते हैं हमारे पास सब नॉलेज है, बट ऐसा नहीं होता। वी नो बिट ऑफ द ओशन। तो आपका उसी बीट में हम थोड़ा और वैल्यू एडिशन करने के लिए पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं। आपका स्वागत है। हाय, इट इज़ रियली ग्रेट प्लेजर कि आप आज हमारे शो में आए। आज हमारी पहचान तो बहुत जूनी है, मैं आपका जूनियर रह चुका हूँ हॉस्टल के अंदर। इट इज़ रियली ग्रेट प्लेजर कि आज आपने आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के अब हमारे शो में है। आज एक एक बोलते ना, आज मेरे लिए एक वाव मोमेंट है कि जिसको हम एडमायर करते हैं हमारे हॉस्टल में, आज वो हमारे ही शो का एक पार्ट बन गया है। प्लेजर इज माइन। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ। अब आज जैसा मैं जानता हूँ आप एक लॉयर हैं बाय प्रोफेशन। तो लॉयर फील्ड एक ऐसी फील्ड है ना जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत सारे मीथ्स हैं कि लॉयर मतलब बेस्ट फील्ड, लॉयर मतलब मज़ा वाली फील्ड। बट रियलिटी हर फील्ड की अलग होती है ऑफ कोर्स। तो मैं चाहूँगा पहले आप आपकी जर्नी के बारे में बताइए, जिसमें शायद से हमारी कुछ 6-7 साल की जर्नी साथ हुई है, बाकी आपकी अलग है, मेरी अलग है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए हमें। See, basically, I'm a first generation lawyer. Like my dad is a salesman, right? So मैं ऐसे कोई बैकग्राउंड से नहीं हूँ जहाँ पे सब एजुकेटेड फैमिली है। इनफैक्ट व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीकॉम आई वाज द ओनली पर्सन इन माय फैमिली हु डिड अ बीकॉम। स्कूलिंग मेरा श्री महावीर जैन चारित्र कल्याण रत्नाश्रम में हुआ। इट्स अ बेसिकली, आप भी जानते हैं, यू आर देयर। इट्स अ बेसिकली एन हॉस्टल बट इट्स अ गुरुकुल। सोनगढ़ गांव में है, विच कम्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ भावनगर। वहाँ पे 6 साल पढ़ाई की, देन बॉम्बे आया। देन आई 11th-12th मलाड से किया कॉलेज। देन ऑफकोर्स तभी कंटिन्यूसली जॉब चालू था बिकॉज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड। आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। पहले से एक थॉट था कि सीए करता है, क्योंकि तभी सीए का बहुत ट्रेंड था, सब लोग सीए कर रहे थे। मेरे बैच में से ऑलमोस्ट 20-21 पीपल टू का सीए, तो मैंने भी सीए लिया। ऑलमोस्ट 2021-22 तक सीए किया, 7 अटेम्प्ट्स तक दिया, एंड देन आई कुड नॉट क्लियर। आई ऑलमोस्ट फेल्ड एवरी टाइम एंड इट वाज ऑलमोस्ट डीमोटिवेटेड। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, नीरव मेहता एंड सोनगढ़, he just told me कि यार you are always good in arguments। हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में ना, तू हमेशा लॉजिकली चीज़ें बात करता है, तो तू लॉ क्यों नहीं ट्राई करता। एंड लॉ, फ्रेंकली आई टेल यू, फॉर मी लॉ मतलब जॉली एलएलबी, ठीक है। कि फॉर मी लॉ मतलब वो जो वसई अंधेरी कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे ना, वो टाइम पे मेरा मिथ था कि लॉ यही होता है और क्या होता है। क्योंकि लॉ इज अ प्रोफेशन लाइक अ डॉक्टर। के ऑपरेशन थिएटर या कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है ना, आपको कभी पता नहीं चलता है, वो बाहर से ही समझ में आती है, जो दिखाते हैं टीवी में वही समझ में आती है। तो मैंने बोला यार चलो ठीक है, अभी कुछ हो नहीं रहा है, डैड को भी फाइनेंशियली हेल्प करनी है, चलो लॉ किया जाएगा, लेट्स स्टार्ट अ लॉ। ले लिया लॉ, एंड एडमिशन हो गया, सब हो गया, लॉ स्टार्ट हो गया। एंड देन देन आई रियलाइज कि यार ये प्रोफेशन में तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है, कोई काम देने वाला नहीं है। हम जहाँ से आश्रम सोनगढ़ से पढ़े, वहाँ पे भी कोई लॉयर नहीं था। इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट लॉयर सिंस 1923 फ्रॉम दैट हॉस्टल हु ग्रेजुएटेड। फैमिली में कोई लॉयर नहीं, कोई दोस्त लॉयर नहीं, पता है कौन यार। इट वॉज लाइक एक हम ब्लैक होल में चले गए और कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। स्टार्टेड, देन आई गॉट इनटू सम लॉ ग्रुप्स, और वहाँ से किसी एक फ्रेंड ने बताया कि यार एक हमूराबी टैबलेट करके एक फाउंडेशन है, जो जूनियर एडवोकेट्स और जो जूनियर लॉयर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं,
उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स आके लेक्चर्स देते हैं एवरी थर्ड सैटरडे एट MNJ बुक सेंटर। उसके बाद में टी पॉट कैफे हुआ करता था पहले, वहाँ पे मैं भी जाने लगा कि चलो कुछ तो किया जाए। एंड दैट टाइम आई वाज यूज्ड टू स्टे इन नाला सोपारा बॉम्बे, मतलब नाला सोपारा अभी पालघर में आता है। तो डेली ट्रैवल करते थे, लेक्चर सुनते थे सीनियर एडवोकेट के। वहाँ पे एक राहुल मस्कर सर एडवोकेट से मेरी पहचान हुई। एडवोकेट राहुल मस्कर सर इज लाइक माई मेंटर। उनसे पहचान हुई तो उनके साथ रहने लगा। तो एक्चुअली लीगल फील्ड क्या होती है उन्होंने सिखाना स्टार्ट किया, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, नॉल एंड ऑल। इंटर्नशिप उन्होंने दिलाई। फर्स्ट मेरी इंटर्नशिप मुलुंड नहीं थी, मैं नाला सुपारा से डेली मुलुंड जाता था। एंड देन स्लोली होता गया 3 साल कंप्लीट हो गए। आई नो आई मेट पीपल हु हेल्प मी टू ग्रो। एंड 3 साल कंप्लीट होने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू लॉ फर्म्स या जॉब्स के लिए, पता चला यार 10,000 के ऊपर तो कोई सैलरी नहीं देता ये फील्ड में। ऑलमोस्ट मेरा CV 52 लॉ फर्म्स ने रिजेक्ट किया था। आई स्टिल हैव द काउंट। काफ़ी कॉर्पोरेट्स तो जॉब ही नहीं देते फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेशर्स को। लॉ फर्म्स कहती है फ्रेशर्स को भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस, अभी कहाँ से लाएंगे एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर, पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं। फिर मैंने स्टार्टेड वर्किंग इन 3,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ धीरे ऑलमोस्ट अभी नाउ मुझे आई कंप्लीटेड माई 5-6 years इन दिस प्रोफेशन आफ्टर गेटिंग अ डिग्री, बट आई एम वर्किंग सिंस 2016। लास्ट 2 साल से आई स्टार्टेड माई इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड आई एम ट्राइंग टू बी गुड। So it was completely roller coaster और still it will be because फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उनको सब खुद से करना होता है। बाकी लॉ प्रोफेशन में पहले से ये ट्रेंड आता आया है कि इट्स अ फील्ड ऑफ अ लीगेसी। जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि पहले दादाजी लॉयर थे, फिर डैड लॉयर बने, फिर बेटा लॉयर बनता है, फिर ऐसे ही हेरिडिटरी थिंग्स फ्लोज आउट। तो उसमें क्या होता है ना, रेडी कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं आपको। इन लॉ प्रोफेशन नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई काम नहीं देता आपको, कोई नहीं देता अनलेस दे नो यू। आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप फर्स्ट रैंकर हो कॉलेज में, किसी को नहीं फर्क पड़ता। क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको वो सॉल्यूशन नहीं पता या नहीं आता, क्लाइंट विल वॉक आउट। वो नहीं उसको फर्क पड़ता है कि यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और यू आर अ फर्स्ट रैंकर, यू स्कोर्ड 100% मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर टू क्लाइंट। इन दिस फील्ड प्रैक्टिकलिटी एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं होता है तो लोग आपको खड़ा भी नहीं रखते हैं। एंड लिटरली आपको लगेगा कि यार ये तो सीनियर एडवोकेट है, कितना काम है, मैं उसके पास जाता हूँ काम। इनफैक्ट वो आपका काम भी ले लेगा आपको काम नहीं देगा यहाँ पे एडवाइस देने वाले बहुत हैं, मोटिवेशनल गुरुज बहुत हैं, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ, यू नीड टू मेक योर प्लेटफॉर्म, दैट्स हाउ थिंग्स। तो सिद्धार्थ, जैसे मैं आपको जानता हूँ और आपकी पर्सनालिटी जैसे बोला ये तो बात तो सही थी कि यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। चाहे डिबेट तो कभी हमारी हुई नहीं, बट आपकी स्पीच सुनने के मौके बहुत बार मिले। और मेरी हॉस्टल में मुझे अभी भी याद है, मैं आपके ग्रुप में था, वो टाइम पे आपका उत्तम ग्रुप का कैप्टन थे, आपके ग्रुप का मैं एक मेंबर था। हाँ राइट। तो इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपकी लीडरशिप में मैंने मेरी लाइफ के टू द मेन साल थे जहाँ मैं एक ह्यूमन बीइंग बन रहा था। फ्रॉम एंड क्योंकि हमारा आश्रम की भी एक टैगलाइन है, माटी मध्य मानव गढ़वा, हिंदी में कहे तो टू मेक अ पॉट फ्रॉम सॉइल। तो ये जो चीज मेरी लाइफ में जो हुई, तो उसमें आप बहुत बड़ा आपका एक रोल रहा। थैंक यू। 6th में था मैं, इन 2018 की बात है, वो टाइम पे आप मेरे ग्रुप के कैप्टन थे। इट वॉज रियली ग्रेट प्लेजर टू आपके ग्रुप में मैंने रह के बहुत कुछ नया चीज सीखा। बिकॉज आई वॉज नॉट समवन जो एक्सट्रोवर्ट पहले से था, बट स्टेज फियर तो था ही आपको सबको होता है। तो आप ही के मार्गदर्शन के अंदर मैं स्टेज पे चढ़ा था। अच्छा, ऐसे वही चीज मुझे यहाँ हेल्प कर रही है एज ए पॉडकास्टर। आई एम ग्लैड। सिद्धार्थ जी, आज आप एक लॉयर के फील्ड में आज हो आपको, तो जैसे आपकी एक लाइफ रही आश्रम में जहाँ मैं आपका जूनियर था, तो लाइफ ने आपको कितना हेल्प किया आपका एज ए लॉयर करियर चूज करने में? सी आई टेल यू, Sri Mahavir Jain Charita Kalyan Ratnashram is something that have completely changed my life. Like, मतलब I'll tell you one thing. If I would have not been a student of that hostel, आज मुझे नहीं पता है what my existence would be. मतलब मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट था, इंटेलिजेंस था, सबका ग्रोथ वहीं से हुआ है बेसिकली। एंड मोस्ट फॉरवर्ड सबने ही, मतलब जितने भी वहाँ पे गुरुजी थे, टीचर्स थे, सबने हेल्प किया है ग्रो करने में। बट सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मतलब आई टेल यू क्या होता है ना कि कोई भी बंदा कोई प्रोफेशन में जब वो ग्रो करता है या सक्सेस हो रहा है, उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं। इट इज़ वेरी पीटी ऑफ अ पर्सन टू सेज दैट सब मैंने किया, मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या होता है ना, एक ब्लॉक बनता है लाइफ में स्टूडेंट के
उनको वैसे टीचर्स मिले, माहौल मिला, सब्जेक्ट में बूस्ट मिला, वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया बिकॉज वो टीचर ने ऐसा पढ़ाया, साथ साथ में उसका माइंडसेट अच्छा हुआ, स्पिरिचुअली उसने ग्रो किया, साथ साथ में उसको मोटिवेशन मिला, लाइफ में उसने काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे तो उसमें उनको ऐसे लोग मिले, माहौल मिले, फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले जिन्होंने उनको अपलिफ्ट किया। तो वैसे दो टीचर्स का लाइक मेरे लाइफ में ना बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है मेरी स्कूल लाइफ में। वन वॉज मिस्टर चेतन गढ़वी, जो जिन्होंने मेरा फुल पर्सनलिटी डेवलपमेंट किया, एंड यू नो ही मेड मी बिलीव इन माई सेल्फ because I can do something in my life, and he still is in my touch, and he still is my motivation. He always try to guide me. ये थे विजा भी पर्सनली डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल वाइज, एंड यू नो जो माइंड का जिन्होंने ग्रोथ किया, जहाँ से मुझे वो सब्जेक्ट की वजह से मुझे समझ में आया कि मेरे को ये फील्ड के रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है। ठीक क्या होता है ना, दो चीज़ होती है, एक इंटरेस्ट होता है, एक एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। काफ़ी बार है ना स्टूडेंट को या लाइक मी वी गेट फैसिनेटेड कि यार व्हाट अ सब्जेक्ट, क्या करियर है, पैसे बहुत है, एंड वी गेट इनटू इट। उसको कहते हैं इंटरेस्ट आ गया चीजों को देख के। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। इंटरेस्ट होता है बट आपका दिमाग नहीं चल रहा है वैसा। दिमाग कैसे चलता है, आपको ऑटोमेटिकली उसमें स्ट्रीट मार्ट से सबको आइडिया आते हैं ऑटोमेटिकली, क्या इसमें कैसा होता है, इसमें क्या करना होता है, राइट। काफी बार आपको पता चलता है कि आप सब्जेक्ट्स में देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, और इसमें तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ ना तो भी मुझे आ जाता है। ये ऐसा है। So one of the subject, my favorite subject in my ashram schooling was social studies. मतलब it was my so favorite that you know कि मैं पूरी लाइफ भी सोशल स्टडीज पढ़ूँ ना, मैं बोर ना हूँ। एंड द पर्सन हु प्लेड अ मेजर रोल इन यू नो मोटिवेटिंग मी इन सोशल स्टडीज कि यार आप पढ़िए, सिविक्स पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, आप लोगों के बारे में पढ़िए, यू नो, क्योंकि वो टीचर ने सिर्फ हमें बुक्स का नॉलेज नहीं दिया, ये भी बताया कि उसके पीछे का पूरा रीजन। आई टेल यू, 8th-9th स्टैंडर्ड में हम ऐसी बातें करते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या किया, राइट, मुसोलिनी ने क्या किया। एंड इफ यू कंपेयर विद अदर स्कूलिंग्स, 8th-9th स्टैंडर्ड में कुछ उनको पता भी नहीं होता है। द टीचर हैड प्लेड एन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, दैट इज मिस्टर तुषार जानी। बिकॉज यू नो आई टेल यू वन ऑफ इंसिडेंट, 10th के हमारे प्रीलिम्स थे एंड सोशल स्टडीज का पेपर था, एंड ही टोल्ड मी बेस्ट ऑफ लक। आई टोल्ड हिम सर बेस्ट ऑफ लक टू यू मेरे मार्क के लिए। उठे भाई उठे, आप मार्क कट नहीं कर सकते मेरे मार्क्स, ठीक है, आप कट करके दिखाइए सर, ठीक है। स्टिल ही गिव मी 99। मतलब वाई नहीं देना एक मार्क तुझे, यू डू वॉट एवर यू वांट, एंड दैट हेल्प मी टू स्कोर बेटर मार्क्स इन 10th बिकॉज along with the intellectual teacher he was a very good guruji as well. गुरु वो होता है जो आपको है ना आपके अंदर से आपको समझे कि आपकी पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। उनको समझ आ गया था कि भाई ये बंदे में ना टैलेंट है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा अगर मैंने उसको 100 मार्क दे दिए तो। इसलिए उन्होंने मेरा मार्क काटा क्योंकि मैं वो 1 मार्क के लिए मेहनत करूँ, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि अगर इसको मैंने पूरा दे दिया ना ये एंड में गुफअप करेगा। सो ही प्लेड अ मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, एंड टुडे ऑल्सो I recently, I'll tell you, argued in one of a very landmark judgment in Bombay High Court before one of a very renowned judge of Bombay High Court, and I won that matter. I literally called Tushar sir, जानी सर, मैंने जानी गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि जानी सर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस, थैंक्स टू यू के आई एम एबल टू डू दिस। अगर आप वो इंटरेस्ट नहीं मेरे में ग्रो करते, वो ट्रिगर नहीं करते, वो मुझे मोटिवेट नहीं करते, मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, तो आई डोंट नो कि वो हिम्मत आती है वो करने की। क्योंकि आज भी मैं लॉ में कुछ पढ़ता हूँ ना, तो इसमें जो स्कूलिंग में हमने जो सोशल स्टडीज़ में पढ़ा ना, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो, क्योंकि वो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट देती हैं, राइट। इकोनॉमिक्स है। सो येस द टीचर्स हैव हेल्प, ऑफकोर्स बाकी जितने भी टीचर्स थे उन्होंने सबने बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बट दिस वन ऑफ, आपने पूछा कि लॉ के फील्ड में किसने बूस्टअप किया, तो येस दिस 2 people वेर द मेजर पीपल जिन्होंने, एक ने मेरा पर्सनली डेवलपमेंट किया and one helped me intellectually and morally to yes be here. तो सिद्धार्थ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने लॉ तो स्टार्ट कर दिया, लॉ की जर्नी भी स्टार्ट हो गई, बट लॉयर बनना टू इन पर्सनल लाइफ भी डिफिकल्ट है, क्योंकि टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इन लॉ, क्योंकि इसमें आपकी हियरिंग्स की कोई फिक्स डेट नहीं है, मिलती है बट उस दिन आपको कोई फंक्शन है तो उसको मैनेज करना पड़ता है। जस्ट लाइक वी कैन से कि आपका काम ही ऐसा है कि आपको टाइम पे वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में? सी आई टेल यू, आई मीन ये ना बहुत ही डिसिसिव डिसीजन है। मतलब इसका कोई ना कोई अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म या ब्लूप्रिंट वाला आंसर नहीं होता है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब
ये कंप्लीटली स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट का गेम है। लाइक कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि एक दिन में 5-5 6-6 ईयरिंग्स अलग अलग कोट में लग जाती है एंड डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि क्या करें। अभी इट्स वेरी कॉमन सेंस ऑफ अ थिंग कि पीपल विल से कि यार व्हेन यू नो देयर इज अ डेट ऑफ हियरिंग तो क्या नीड थी लेने की, बट होता क्या है इन कोर्ट्स प्रैक्टिकली। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है, आज आपको पता है 3 महीने बाद आपकी डेट है। हाई कोर्ट में वैसा नहीं होता है। आई रेगुलरली प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। हाई कोर्ट में आपको 3 दिन पहले ही पता चलता है आपकी डेट क्या है। आपकी डेट 2 महीने बाद की होती है, आपको पता होता है, बट स्टिल बाय अर्जेंसी आप मेंशन करते हैं मैटर एंड इमीडिएटली आपको 3-4 दिन के बाद की डेट मिलती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि यू हैव टू टेक अ डेट, ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बाद में वैकेशन है, क्रिसमस है, दिवाली है। सो एट दैट टाइम ना क्या हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट इज द समथिंग दैट प्लेज अन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि समझो कि 10:30 बजे हाई कोर्ट चालू होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 11 बजे चालू होता है, तो हाई कोर्ट में 10:30 बजे पहुंच जाएं, इमीडिएटली वाइंड अप करके 11:30 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाएं। ठीक है, जैसे ट्राइब्यूनल्स होती हैं, कंपनी ट्राइब्यूनल्स होती हैं, तो वो कभी कभी 2:30 बजे भी बैठती हैं। तो आपका मैटर 2:30 बजे है, तो चलो पहले हाई कोर्ट निपटा के 2:30 बजे चले जाओ। तो फिर आप किसी कलीग को बोल दो यार तू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा है तो मेरी डेट ले ले, या आप हाई कोर्ट जा रहे हो तो वहां पे कीप बैक करवा लो मैटर, क्या है ओके काउंसिल ऑन द वे है, वो आ रहे हैं तो आप थोड़ा मैनेज करिए। तो काफी सारे वेज हैं एंड आई टेल यू इसका कोई है ना रोड मैप नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड की इमीडिएटली आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। लाइक विल गिव यू एन बेस्ट एग्जांपल। जैसे ऑलमोस्ट 2 दिसंबर को मेरी एक साथ काफी डेट्स आ गई, 2 या 4 दिसंबर, आई डोंट रिमेम्बर द डेट। एक साथ 5-5 मैटर्स आ गए। मेरा नवा शेवा में कस्टम्स में ही मैटर था, मेरा हाई कोर्ट में भी था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था, शिवरी कोर्ट में 7-8 मैटर्स लगे थे। बट यस आई हैव अ टीम ऑफ पीपल, आई हैव अ जूनियर्स, तो मैंने एक को वहां भेजा, एक को वहां भेजा, 2 जगह पे मैं गया, 1-2 जगह पे पता चला जज नहीं बैठने वाला है, तो क्लर्क से पहले कंफर्म किया जज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो पता चला कि कोर्ट ही नहीं बैठ रहा, तो वहां पे भेज के किसी को मतलब नहीं है। तो यू नो ये काफी वेज होते हैं कि चीजों को मैनेज करने का, बिकॉज एज अ पर्सन यू कैन नॉट बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। इन सब क्लाइंट को चाहिए कि हमारा केस आप सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, बट हम अगर सब क्लाइंट को प्रायोरिटाइज करेंगे तो कोई भी प्रायोरिटाइज नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज द केस सब्जेक्ट टू द सीरियसनेस, अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। फॉर एवरी क्लाइंट द केस इज इंपॉर्टेंट। हर क्लाइंट हमें आके कहता है कि हमारा केस सबसे पहले लीजिए, पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू सिचुएशन, अर्जेंसी, या तो सामने वाले की सिचुएशन कैसी है, टाइमिंग्स क्या है, लॉट ऑफ फैक्टर्स कम्स इनटू पिक्चर यार। उसके हिसाब से आपको ये सब मैनेज करना पड़ता है। सो कोई रोड मैप नहीं है, बट काफी सारे वे आउट्स है जो आपको, वो वे आउट आप समझ भी लेंगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट को उसको इंप्लीमेंट करना एट द राइट टाइम, राइट स्टेज। अगर आपको वो वे आउट या जो आपने सब नुस्खा समझो ना, कि आपने ये वे आउट समझ लिया कि आप किसी क्लर्क को बात कीजिए, उससे पहले समझ लीजिए, बट आपको अगर वो सिचुएशन पे वो चीज याद नहीं आती है थिंग्स गोज इन अ वे। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। एब्सोल्युटली। अब जैसे आपने पहले ही आपने आपके इंट्रो मेंशन किया कि आपके लिए लॉयर मतलब जॉली एलएलबी था। एब्सोल्युटली। जैसे हम किसी के जैसे मेरे सर के लिए दामिनी वाला एक लॉयर है, तारीख पे तारीख द सनी देओल सिंह। तो हम आज एज ए इंडिविजुअल और एज ए लेमैन जितने भी जो मुझे रिलेट कर सकते हैं हर कोई, कि हमारे लॉयर ऐसी फील्ड है ना जहाँ फुल कोर्ट में जाओ, सेशन में जाओ, सेशन में केस लो, जीत के आओ, बट मैं जानता हूँ कि रियलिटी ऐसी नहीं होती। तो रियलिटी चेक क्या होता है कोर्ट का? I'll tell you, ऐसा होता है ना कि कोर्ट्स इज समथिंग विच इज वेरी मच, ऐसे कह उनके लिए, हम कोर्ट्स के लिए बेस्ट एग्जांपल होता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये ऐसा है, ये जो दामिनी मूवीज है, जॉली एलएलबीज है, ये ना इसमें जो दिखाया गया है एवरीथिंग ऑलमोस्ट 75% फेक होता है। लाइक मतलब बहुत ही रियलिटी चेक इज कम्प्लीटली डिफरेंट। जो लोग मूवीज से फैसिनेट होके आते हैं कि यार हम तो ये जस्टिस दिलाएंगे, उसको जस्टिस दिलाएंगे, बट व्हेन यू कम्स इन अ कोर्ट आपको पता चलता है आपके जैसे दूसरे 1 लाख लोग बैठे हैं पीछे, भाई जस्टिस दिलाने के लिए, आप लाइन में आइए। ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। दूसरी चीज क्या होती है ना, कि जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं नॉर्मली, हम एग्जांपल देता हूं कि हम अगर कहते हैं कि हम अगर कोई चीज से अग्री करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोर्ट में सर नहीं बोल सकते, यू हैव टू एड्रेस द कोर्ट एज अ, अगर मेल जज है तो योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, योर ऑनर, अगर लेडी है तो माय लेडीशिप, माय लॉर्ड, वैसा आप सर नहीं यूज कर सकते। बट दूसरी चीज आप यस, आप अगर कोई चीज से अग्री करते तो आप ये नहीं बोल सकते यस माय लॉर्ड, आपको बोलना पड़ता है वेरी वेल, लाइक या आई ऑब्लाइज्ड।
काफ़ी मतलब लीगल टर्मिनोलॉजीज़ है ना जो दैट डिफाइन्स दैट अभी कोई बोलेंगे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, मीनिंग तो कन्वे होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है ना, कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का डेकोरम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वो डेकोरम मेंटेन ये लैंग्वेजेस करती हैं। ये सोफिस्टिकेशन नहीं है, बट यही ट्रेंड है जिसकी वजह से हमेशा एक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड अ लेमैन। अगर लॉयर भी लेमैन की भाषा बोलेगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड अ लेमैन, राइट? अगर आप कोई ड्राफ्ट्स भी हमारे देखेंगे उसमें लैंग्वेज काफ़ी अलग होती है, राइट? हम एक पर्टिकुलर वर्ड पे पूरा ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स समथिंग बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क। सेकेंड थिंग, वो हथौड़े जैसी चीज़ नहीं होती है, ऑर्डर ऑर्डर। इंडिया में कोई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। वो जज कोई वाइट बाल बैठ के नहीं बैठता है, वो सब पहले यूरोप ब्रिटिश के टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी, राइट? कटघरे कोर्ट में लिटरली नहीं होते हैं। एक इनिशियली सीधा बुला के कोई कटघरे में क्लाइंट्स को नहीं खड़ा करता, एक स्टेज होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, एविडेंस विटनेस का, तब उसको बुलाया जाता है, राइट? वो कोर्ट में जॉली एल में देखा आपने, लाफा मार दिया सीनियर ने एक सीनियर को, दूसरे सीनियर को, रबिश। रियल लाइफ में जब सीनियर्स आते हैं, जूनियर्स रिस्पेक्ट देम अ लॉट। ऐसा कभी आज तक तो मुझे नहीं पता कभी हुआ है। सेकेंड थिंग, ये जैसे कोर्ट में बताते हैं सीनियर एडवोकेट आते हैं जैसे टाई पहनते हैं। कोर्ट्स में टाई अलाउड ही नहीं है। कोर्ट का अटायर कहूँ तो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट जो मैंने पहना, ब्लैक कलर का ब्लेजर होता है, अंडर एक बैंड होता है, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का, उसको लोग टाई बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, उसको प्लीडिंग नॉट कहा जाता है। I'll tell you what is the history of this pleading knot. Now, what used to happen in the time of Britishers, there were separate types of lawyers: solicitors, attorneys, advocates, lawyers, right? Today everything is almost same. पहले क्या होता था कि जो आर्ग्यू करते थे, प्लीडिंग करते थे, उनको प्लीडर्स कहा जाता था, जिसकी वजह से वो प्लीडिंग नॉट पहनते थे। जो सॉलिसिटर्स होते थे पहले के ज़माने में, ब्रिटिशर्स टाइम पे या 1970s 80s में, वो मैक्सिमम सिर्फ ड्राफ्टिंग करते थे, कन्वेंस करते थे, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते थे। आर्ग्यूमेंट्स नॉर्मली उनका और या मॉडस ऑपरेंडी नहीं होता था, बट आज देखेंगे तो सॉलिसिटर्स आर्ग्यू भी करते हैं, ड्राफ्टिंग भी करते हैं, लॉयर्स आर्ग्यू भी करते हैं, ड्राफ्टिंग भी करते हैं, राइट? तो प्लीडिंग नॉट पहनना है, और ऊपर एक गाउन मिलता है हमें, वी हैव टू परचेज इट। वो ब्लैक कलर का गाउन पहनना है, वो गाउन पहने बिना आप कोर्ट के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। इट इज समथिंग यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द कोर्ट। अब आर्ग्यू तो छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, जैसे वो मूवीज में कहते हैं ना, वो पूरे कोर्ट में चलते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ऐसा हाथ वाथ फैलाते हैं, नॉट अलाउड। 2 डेस्क होता है, स्टैंडिंग माइक होता है, आपको उस पर खड़े रह शांति से आर्ग्यू करना है बाय मेंटेनिंग अ डेकोरम। आप नाच नहीं सकते कोर्ट में, जैसे मूवीज में बताते हैं ना, यहाँ से वहां भाग रहा है, वहां से वहां भाग रहा है, नॉट अलाउड। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, अभी मैं पूरा बताऊंगा तो अभी मतलब काफ़ी बड़ा सेशन हो जाएगा। बट व्हेन यू गो इनटू कोर्ट यू रियलाइज कि हाई कोर्ट एक कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट इज अ कैंपस जिसके अंदर 53 रूम्स है कोर्ट्स के। ओके। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक कोर्ट है जिसके अंदर 8-10 रूम्स होते हैं, जहाँ पे अंदर हर रूम के अंदर कोर्ट हियरिंग्स कंडक्ट होती है, हर जजेस अलग होता है। एक कोर्ट के अंदर सब टाइप के मैटर्स नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी मैटर्स एक जज के पास होते हैं, टेस्टामेंट्री मैटर्स जैसे डिवोर्स है उसके मैटर्स अलग के पास होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स के मैटर्स अलग होते हैं, क्रिमिनल मैटर्स अलग होते हैं, रेप के, मर्डर के, डेथ के मैटर्स होते हैं, उसके अलग मैटर्स अलग होते हैं। तो हर एक जज के पास एक असाइनमेंट होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, जो रिस्पेक्टिव कोर्ट आता है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, बाकी सब जजेस को वो असाइनमेंट कन्फर्म करता है कि हाँ आपको ये 4 हफ्ते ये मैटर्स देखने हैं। तो ऐसा नहीं होता एक ही जज होता है वो सब मैटर्स देखता है जैसे कोर्ट में हम बताते हैं, वैसा नहीं होता है। बीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एवरीवेयर द पैटर्न इज। ओके। तो जो चीफ जस्टिस वाली बात होती है, जैसे इंडिया के भी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है, नाम मुझे नहीं पता, तो जैसे चीफ जस्टिस का एक्चुअली रोल क्या होता है कोर्ट के अंदर? नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड आई एम टू यंग टू कमेंट एनीथिंग अपॉन इट, बट आई विल टेल यू दैट उनका ना मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, मतलब इज वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेबल मैन, आई मीन अमेजिंग एक्यूमेन। हमारे जो चीफ जस्टिस है उनका मेन क्या होता है, वो उनको सिर्फ जज नहीं करने होते मैटर्स को, वो जज तो करते ही हैं, वो भी जज करते हैं। जैसे रिसेंटली आर्टिकल 370 को अपहेल्ड किया, जो 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट ने लाया था, उनको अपहेल्ड करके बोला कि यस इट शुड बी देयर। आज एक दूसरे का आर्बिट्रेशन लॉ पे बहुत बड़ा जजमेंट आया, जो 7 बेंच जजेस का उन्होंने ओवररूल किया। वो मेन जैसे अयोध्या का जजमेंट दिया, ट्रिपल तलाक का जजमेंट दिया, ऐसे काफ़ी जजमेंट्स होते हैं जहाँ पे चीफ जस्टिस का रोल इन्वॉल्व होता है। वो सिर्फ वही मैनेज नहीं करते, वो कोर्ट को ही मैनेज करते हैं, कौन से जज को क्या मैटर देना है, कैसे करना है, कैसे चल रहा है, कितने मैटर्स एक्सपर्टाइट हुए, कौन से नहीं हुए, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, एवरीथिंग। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती है, राइट? तो बहुत ही बड़ा कैनवास है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का।
जो मतलब हम बात करके नहीं समझ सकते, उनके लिए तुम्हें बनना 300-400 बनने का पूरा वो पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या-क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब एक्चुअली द 5th और 6th मोस्ट पावरफुल पर्सन इन कंट्री बोल सकते सी हैं। आई टेल यू इट इज़ नॉट लाइक दैट। अभी कैसा होता है ना कि जुडिशरी में येस इज़ द मोस्ट पावरफुल, मतलब उनके ऊपर कोई जज नहीं है, ठीक है? बट आई कैन नॉट डिसाइड दैट वो 5th है या 6th है। एवरीवेयर द पर्सन जो अपनी जो फैटर्निटी में होता है, जैसे डॉक्टर्स फैटर्निटी में होता है कि आईआरएस जो फैटर्निटी है, कमिश्नर्स ऑफिस में जो हाईएस्ट होता है, उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनका अपना एक वो होता है कि स्टैंड होता है कि उनके डिसीजन के ऊपर कोई जाता ही नहीं जाता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, सो एवरीवन हैज देयर ओन वे। सिद्धर जी, वो दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसा ऐसा करना चाहूँगा कि सी स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी गुड रोल इन लाइफ, बट उसको हमने कैसे अपने लाइफ में इंडल्ज किया? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी को इंडल्ज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो एक लॉयर की फील्ड में ज़्यादा, क्योंकि यू कांट बी अनजस्टिसफुल विद एनी रिलीजन। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को कैसे करते हैं विद द फील्ड ऑफ लॉ? सी आई टेल यू दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई मीन लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ये पूछा है कि स्पिरिचुअली आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप। सी एज अ लॉयर ना, क्या होता है ये फील्ड में ना, हम कहते हैं ना, जो कोविड के टाइम पे आपको सैनिटाइज रहना पड़ेगा, ये फील्ड में हमें डबल सैनिटाइज रहना पड़ता है। हाउ? मेंटली, नॉट फिजिकली। लोग अपनी जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो लाके हमें दे देते हैं, लो पकड़ो, ये इतना नेगेटिविटी है हमारा, आप ले लो, जिसके जिसके आप ये जिसके लिए हम आपको पैसे दे देंगे, ठीक है? सर्वाइवल आप ऐसे करिए। उसमें क्या होता है, उनके फ्रस्ट्रेशंस, उनके नेगेटिविटी, उनकी एंग्जाइटी, उनका दुख, लाइक एवरीथिंग वी हैव टू बेयर। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे कॉल अस एट नाइट ऑल्सो एंड जस्ट टू टेक आउट द फ्रस्ट्रेशन। वो इतने डर जाते हैं कि हम कभी बार हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया इनको, राइट? उनका फ्रस्ट्रेशन वो हमें दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड प्रोफेशन। मतलब यू नो, जो कोर्ट में लिटिगेटर्स होते हैं वो हमेशा गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बिकॉज कोई क्या करेंगे यार, बाकी सब अपनी नेगेटिविटी उनको दे देते हैं। स्पिरिचुअली आई टेल यू, अब तक तो लास्ट 6 मंथ से आई वॉज डूइंग नथिंग एंड काफी डिस्टर्ब रहता था। रिसेंटली आई केम इनटू अ कॉन्टैक्ट ऑफ वन ऑफ अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूट तत्वम, जहाँ पे जो साहिब जी हैं उनके कांटेक्ट में मैं आया, तो आई रियलाइज एंड अंडरस्टूड कि यार ये स्पिरिट जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एज एम जैन बाय रिलीजन, जैनिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड बाय फिजिकली, मेंटली। आप जो खाते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो पढ़ते हैं, आप जो पूरे दिन का आपका एक स्केड्यूल होता है, वो एक बहुत प्रॉपर होना ज़रूरी है। बिकॉज एज अ नॉर्मल पर्सन पीपल स्टे सैनिटाइज, हमें तो डबल सैनिटाइज रहना पड़ता है यार, तभी तो हम दूसरों की नेगेटिविटी लेके हम चल पाएंगे। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी हमें नेगेटिविटी होती है, दूसरे अपनी नेगेटिविटी डाल देते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल। कभी कभार ऐसा होता है कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो घर जाके बात करने की होश भी नहीं रहती है। पर ठीक है, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स है, जैसे थॉट, चेंज ऑफ थॉट्स होता है, चेंज ऑफ आइडियोलॉजी होती है, मेडिटेशन होता है, फिर अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अपना स्क्रीनिंग टाइम कम करिए, मोबाइल में, लैपटॉप में जितना होता है उतना आपके काम के बाद अब मत रहिए। बुक्स पढ़ना, एक नेचर में रहना, एटमोस पॉल्यूशन फ्री चीज़ें में रहना, अच्छा खाना खाना, अच्छा सुनना, जैसे जिनमानी होती है वो सुनना, जिससे एक माइंड में एक वाइब्रेशंस डेवलप होता है, जिससे आपका माइंड है ना शांत रहता है। और वो हाउ इट हेल्प यू इज, कोई भी वर्स की वर्स सिचुएशन में भी आप शांत होते हैं, एंड वंस योर माइंड इज काम, ऑटोमेटिकली यू गिव द सॉल्यूशन। फील्ड यार, आपकी फील्ड में माइंड को काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, बिकॉज आई टेल यू, मेरे जो सीनियर थे एडवोकेट श्याम वालवे, वो एक ही चीज़ कहते थे कि अगर सिद्धार्थ, क्योंकि बाय नेचर मेरा ना गुस्सा, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, आई यूज टू बी, अभी इतना नहीं है। तो वो कहते थे जब मैं उनके पास एज अ जूनियरशिप कर रहा था कि अगर आप कोर्ट के अंदर गुस्सा होता है, यू लॉस्ट हाफ ऑफ द बैटल। यू कैन नॉट लूज योर टेम्परामेंट इन अ कोर्ट वाइल आर्ग्यूइंग द मैटर। ये क्या होता है ना, सामने वाले जो अपोनेंट काउंसिल्स होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं आपको ट्रिगर करने की, आपको गुस्सा दिलाने की, आपके साथ छेड़खानी करने की। अगर आप उनकी बातों से ट्रिगर हो जाते हो तो बहुत इजीली समझ आता है जज को भी कि बॉस ही हैज अ वीक स्टमक, इनमें उतना एपेटाइट ही नहीं है कि वो हीट सहन कर सके। और बैटल आप नहीं हारते हो, आपका क्लाइंट हारता है। आप तो लूज अपना टेम्परामेंट करके चिल्लम चिल्ली कर दो, कुछ बोल दो, होता क्या है, कोर्ट के सामने आपका एक नेगेटिव व्यू पॉइंट हो जाता है। आपका क्लाइंट वहां पे आपकी फेवर में चीजें आने वाली होती है तो भी आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। जैसे जज के साथ आप आर्ग्यू करने लग जाते हो अननेसेसरीली। जज ने कह दिया कि
जजेस ने कह दिया कि अभी नहीं, बाद में हम मैटर लेंगे, या तो ये पॉइंट है, इससे आगे हमें नहीं सुनना है, तो हम ट्राई कर सकते हैं अपना 100% टू कन्विंस कि नहीं आप प्लीज हमारे पॉइंट, क्लाइंट का बात समझिए, बट इफ उनको लग रहा है कि नहीं आपका क्लाइंट गलत है, तो एट द एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। हम उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि झगड़ा करने से क्या होगा, दे आर द पावरफुल पीपल, उनके हाथ में पावर्स है, इसलिए वो रिस्पेक्टेड है, इसलिए वो टेबल के वो साइड बैठे हैं, इसलिए दैट्स व्हाई दे आर जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। If we argue with them and just try to justify our point, what happens is at times काफी बार clients के अगेंस्ट कंटेम्प्ट इशू हो जाता है, क्लाइंट्स को कॉस्ट इम्पोज हो जाता है, हमारे अगेंस्ट भी काफी बार स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। सो नेवर लूज अ टेम्पर इन अ कोर्ट, वंस यू लूज अ टेम्पर इन अ कोर्ट यू लॉस्ट द हाफ द बैटल। वही है ना कि आपको आपका टेम्पर संभालना है, प्लस आपको स्पिरिचुअल होना जरूरी इसलिए भी है कि आप आपकी लाइफ में एक चीज बैलेंस जरूरी है। आज आपका आने से मुझे एक लगा कि आपकी एक अलग ही वाइब थी, क्योंकि मैं भी खुद जरा सुबह से अपने अपने काम में था, आपका आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मेरे में एनर्जी आ गई। सो यू रियली हैव अ ग्रेट वाइब। थैंक यू। इज ए लॉयर अपना एक पर्सनल फर्क की होती है, फैमिली लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, और एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ, जैसे पर्सनल लाइफ में मैं चाहिए वैसे रह सकता हूँ, आई कैन चिल आउट, आई कैन डू एनीथिंग, बट जब मैं मेरे वर्क पे हूँ, जब मैं मेरे शूट पे हूँ, तो आई हैव टू बी इन सर्टन पोस्चर की, जिससे मेरे क्लाइंट को लगे भाई एक अच्छा फोटोग्राफर है, ये मेरी मूवमेंट्स कैप्चर कर पाएगा, ठीक है, ये ट्रस्ट ऑन मी। जस्ट लाइक सेम एज फॉर योर लॉयर फील्ड, कि जब आप एज ए लॉयर आप कहीं जाते हो, तब आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ विच इज लॉइंग, तो आप उस दोनों को मैनेज कैसे करते रहे? See now this is something ना जो हर लॉयर के सामने इट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन, कि हाउ टू आर दे मैनेजिंग दैट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। बिकॉज आई टेल यू, आई हैव वर्कड टिल 3 AM 4 AM ऑल्सो, एंड 4 बजे सोने के बाद सुबह 7 बजे उठ के हम लोग निकल जाते हैं। रिसेंटली मेरा कॉन्फ्रेंस था, वी हैड वेंट टू लोनावाला टू मीट चीफ जस्टिस अदर, बिकॉज वो एक इनॉग्रेशन करने आए थे। डे प्रायर मेरी एनुअल से भी थी, तो आई कुडंट गो एनीवेयर, बट फॉर्चुनेटली माई वाइफ इज अंडरस्टैंडिंग इनफ इट, सो वो समझती है। प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में ना डिमार्केशन करना एज अ लॉयर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर डेली हैविंग कोर्ट हियरिंग्स, अनलेस आप कॉर्पोरेट में काम करते हो जहाँ पे आप एक टाइम रिस्ट्रिक्टिव है कि आपको भाई सुबह 10 बजे जाना है, रात को 8 बजे घर आ जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी है। व्हेन यू हैव अ प्रैक्टिस, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं, इंडिविजुअल मैटर्स लेते हैं, आपको संडे को भी काम करना पड़ता है। वर्क ऑन संडेज ऑल्सो, मेरा कोई काम करने का फिक्स टाइमिंग नहीं है, वर्क एट 2 AM ऑल्सो, इफ आई डोंट फील वर्किंग आई कंफर्टेबल आई डोंट वर्क एट 4 PM ऑल्सो। सो कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं होता है, जैसे संडेज ऑल्सो वी वर्क 5-6 hours। तो क्या होता है ना कि यू नीड टू लर्न हाउ टू गेट इट डन। माई वाइफ ऑलवेज सेज टू मी दैट यू नो यू आर अ अमेजिंग लॉयर, but you know in personal life you need to learn from me so she always try to help me out कि how I should manage demarcate a balance, because क्या होता है अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने एंग्रोस्ड हो जाओ ना, तो आफ्टर अ पॉइंट अपनी पर्सनल लाइफ बहुत सफर होती है, और आपकी पर्सनल लाइफ को ज्यादा वो दे दो तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। एंड इन नॉर्मल बिजनेसेस अनलाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे पीछे कुछ होता है आपके, तो इट्स ओके, आज नहीं किया कल किया, सिर्फ पैसे का लॉस होता है। जबकि अगर इन आवर प्रोफेशन इन लॉ लीगल फील्ड, इफ यू लूज आप अगर एक डेट मिस कर देते हैं कोर्ट की हियरिंग की, आप नहीं पहुंच पाते हैं, आप भूल गए सा, आपका प्रॉब्लम नहीं होता है, आपको तो सिर्फ पैसे, आपको सिर्फ आपका क्लाइंट गया, बट वो जो क्लाइंट जिसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने मैटर की, ही गोज इन अ जेल। समझो एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्राइडे को अगर कोई बेल एप्लीकेशन है, क्योंकि सैटरडे संडे फिर छुट्टी आ गई, तो उसको तो जेल में ही रहना है। अब बेल के लिए एप्लीकेशन है, आप बेल का आपका हियरिंग है हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको पहुंचना है सुबह 10:30 बजे। आप थर्सडे रात को आप पार्टी कर रहे थे, आप सो गए, आपको ध्यान में नहीं रहा, आप सुबह लेट उठे, आप कोर्ट में पहुंच नहीं पाए, उनकी बेल हियरिंग डिनाई हो गई, वो 8-10 दिन के लिए जेल में चले गए। तो अभी आपको क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको थोड़ा होता है कि यार क्लाइंट चला गया, बट फॉर क्लाइंट it's a big difference. So it is very much important to manage, and how to balance, it's very subjective. मैं नहीं आपको बता सकता कि मैं किसी और लॉयर को नहीं बता सकता कि आपको कैसे अपनी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल बैलेंस करना है, वो सबका ना सब्जेक्टिव है, इट्स वेरी रिलेटिव एंड सब्जेक्टिव टू पर्सन। इट्स अ वेरी रिलेटिव थिंग कि इफ वन स्ट्रेटेजी कुड बी एप्लीकेबल टू यू बट इट मे नॉट बी एप्लीकेबल टू मी, so it differs to person how their mindset is, ideology is, how they work,
how their modus operandi is, how in what culture they have been, how their mindset is, right? Whether for them money is important or life is important, तो काफी डिफर करता है. मतलब एक 60 years के सीनियर लॉयर 25 years के जूनियर लॉयर को एडवाइस देते हैं वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करना, तो वो कंप्लीटली नॉनसेंस है. बिकॉज वो 60 years में पहुंच के अगर कहते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है लाइक मी, तो वो मेरे लिए इररिलेवेंट है. बिकॉज एट दिस स्टेज आई हैव टू बिल्ड माई करियर, तो आई हैव टू वर्क 24/7. वो कह सकते हैं बिकॉज वो स्टेज पार कर चुके हैं, तो देयर एडवाइस मे नॉट बी एप्लीकेबल टू मी. तो ये काफी सब्जेक्टिव है, इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन कंप्लीटली. तो सिद्धार्थ जी, जैसे अभी आपने इतना अच्छा एक नॉलेजफुल सेशन दिया, तो मैं चाहूंगा हम थोड़ा एलाबोरेट करें कि एक इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर कि क्या स्किल्स होनी चाहिए. क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो बंदा अच्छा बोलने में अच्छा है बोल दो लॉयर बन जाओ, बट जैसा भी आपने अभी बताया कि जो दामिनी में दिखाया या जो जॉली में दिखाया वैसा नहीं है, ताकि सिर्फ बोलना नहीं है, आगे पेपर वर्क होता है, सो मेनी थिंग्स विच कम्स अंडर इट, जो हमें रियल एज ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव एज ए लेमैन हमें दिखता नहीं है, बट आपको पता है क्या होता है. तो आपके साथ क्या रहता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर से क्या स्किल्स होनी चाहिए फॉर बी ए गुड लॉयर? See, I'll tell you, this is also very subjective, but I'll tell you my experience basically. That what I think. सबके thought process अलग अलग होता है. See, I'll tell you. The way you said that, public speaking if अच्छा है तो lawyer. I'll tell you, my public speaking was pathetic. I'll tell you, when I was doing CA, I'll give my example. हमारे CA में पहले होता था, अभी पता नहीं कैसे होता है. IT OTT के ऐसे lectures होते थे जहाँ पे आपको एक्सेल शीट्स और ये सब एक्सेल में वो करते थे. CPT खत्म होने के बाद IPCC के पहले होता था. अभी तो IPCC भी शायद चेंज हो गए. उसमें मेरा प्रेजेंटेशन था एंड यू विल नॉट बिलीव आई लिटरली हैड रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बिकॉज मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था. मुझे मतलब पब्लिक के सामने बोलना मतलब लिटरली मेरे पैर शिवर करते थे. मुझे नहीं समझ आता था मुझे क्या बोलना है एंड मैं ऐसे मतलब आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट, राइट. सो ऐसा नहीं है पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज ऐसा होता तो हर एक मोटिवेशनल स्पीकर आज लॉयर होता है. दिस इज नॉट लाइक दैट. See, as a lawyer, and I'll tell you what I have learned from my seniors. I'll just try to deliver that in a few minutes. Lawyer is a person who should know the work of a clerk and who should also know the mindset of a judge. That's what the basic. ये कैसा है पता है, एक हैंड वो है, ये हैंड वो है. एज अ इंटर्न, एज अ लॉयर, मुझे जेरोक्स मशीन ऑपरेट करना भी आता है, मुझे प्रिंटर ऑपरेट करना भी आता है, मुझे उसका कार्ट्रिज चेंज करना भी आता है, मुझे वो पेपर को स्टिचेस करना भी आता है, पंचिंग करके फाइल करना भी आता है और मैटर को आर्ग्यू करना भी आता है. तो एज अ लॉयर यू शुड नो एवरीथिंग बिकॉज व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट आई टेल माय इंटर्न्स एंड माय कलीग्स एज वेल. के क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट योर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स फाइनेंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. So at that time you cannot afford a big office, you cannot afford a big automatic Xerox machine, or you afford a big 2-3 clerks to do everything of you. आपको सब खुद से करना पड़ता है. Like when I started my practice है, मैं आज भी मैं मैक्सिमम चीज़ें खुद से करता हूँ. लाइक आज मुझे Xerox निकालना है, प्रिंटर्स यूज़ करना है, तो सब मुझे खुद से करना होता है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल इज माइंडसेट. योर माइंडसेट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टिव कि लाइक बिकॉज आई एम अ लॉयर सो आई विल ओनली आर्ग्यू. नो, यू आर अ लॉयर. There is nothing mentioned in any book or in a definition that a lawyer is only a person who argues. According to me, a lawyer is a person who do everything that it takes to get a justice for his client. Be it stitching, be it अभी कैसा है, suppose I'll give you an example. आपको immediately एक डॉक्यूमेंट फाइल करना है. हाई कोर्ट में there are two sides. Original side, appellate side. It's a basic of practicing advocates who practice in original side and appellate side. ओरिजिनल साइड में साइड स्टिचिंग होती है ब्लू ग्रीन कलर की, एंड एपेलेट साइड में अपर स्टिचिंग होती है, होल मार के वो थ्रेड डाल के स्टिच करते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं. हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेपल्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते, स्टिच करना पड़ता है, आपको थ्रेडिंग करनी पड़ती है. अगर समझो आपको थ्रेडिंग नहीं आती है, आप तो इमीडिएटली फाइल करनी है. एंड फाइलिंग एंड इन कोर्ट्स क्या होता है, लीगल थिंग्स इन दिस फैटर्निटी लीगल प्रोफेशन, टाइमलाइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर समझो 5 दिन का टाइमलाइन है, लेकिन 138 मैटर्स में 1 महीने के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है. अगर आप 1 महीना चूक जाओ, 1 दिन भी चूक जाओ ना, तो आपके क्लाइंट को बहुत बड़ा धक्का लगता है. बिकॉज फिर आपके 6 महीने वेस्ट हो जाता है. फिर आपको कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन फाइल करनी है, जज को कन्विंस करना है कि 1 दिन का डिले क्यों हुआ. अगर जज कन्विंस नहीं हुआ तो आपके कॉस्ट भी इंपोज कर देगा. वो 6 महीने टाइम वेस्ट होने के बाद आपका मेन मैटर चलता है. तो देखने जाओ तो आपका 1 दिन का डिले आपके क्लाइंट को 6 महीने का पड़ा. नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जाने दीजिए.
सो अगर समझो वो आपको वो चीज़ें नहीं आती हैं और उसकी वजह से आप अटक गए, आपको काम नहीं हुआ, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी। द मेन थिंग इज़ माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यार नंबरिंग नहीं करूँगा, मैं फाइलिंग नहीं करूँगा, मैं स्टिचिंग नहीं करूँगा, मैं ज़ेरॉक्स क्यों निकालने जाऊँ, मैं तो सिर्फ आर्ग्यू करूँगा। वो नहीं, अनलेस यू कैन अफोर्ड दैट एटीट्यूड। ऑफ कोर्स यू कैन अफोर्ड एन एटीट्यूड सब्जेक्ट टू आपके डैडी जी, आपके दादाजी, या तो कोई कोर्ट के जजेस है, या तो आपके बहुत बड़े लॉयर्स है, जहाँ पे आपको पता है कि बॉस मुझे डिग्री लेके सीधा आर्ग्यू करना है। पर्सन लाइक मी इज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैन नॉट अफोर्ड एन एटीट्यूड। द फर्स्ट स्किल इज माइंडसेट दैट आई लर्न। सेकंड इज टू ओपन टू लर्न एवरीथिंग। एज अ लॉयर initially 10 years I cannot afford as a first generation to have an attitude or mindset to say कि मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का काम करूंगा, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी करूंगा, मैं सिर्फ डिवोर्स मैटर करूंगा, मैं सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स करूंगा। नहीं, मुझे जो काम आएगा मैं सब सीखूंगा, मैं सब करूंगा। अनलेस ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, अगर आपको ऑलरेडी लीगेसी प्रैक्टिस है, आपके अगर फोर फादर्स लॉयर्स हैं, दे हैव अ ग्रैंड प्रैक्टिस, तो आपको बैठे बिठाए धंधा मिलना, आपको मेहनत नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके डैड प्रॉपर्टी मैटर्स करते थे, इज अ चैंपियन इन वेरा 138 मैटर्स चेक बाउंसिंग, तो आपको वही मैटर्स मिलने हैं। तो आपका पता है कि आपको वही मैटर्स में आप एक्सपर्टीज है। बट दैट फर्स्ट जनरेशन लॉयर लाइक मी कैन नॉट अफोर्ड। दे हैव टू टेक एवरी वर्क दैट इट कम्स, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है ना, जब आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे अगर समझो एग्जांपल देता हूँ कि अगर समझो आर्बिट्रेशन मैटर्स है, उसमें अगर डिस्प्यूट्स होता है, उसमें आपने अच्छे जजमेंट्स में काम किया, अच्छे जजमेंट्स आपकी वजह से आए, आपने क्लाइंट्स को अच्छा किया, आपको कंटिन्यूसली बाय रेफरेंस वो ज्यादा मैटर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 8-10 ईयर्स आपको वही मैटर्स मिलने लगता है मैक्सिममली, तो आपकी एक्सपर्टीज उसमें हो जाती है, तो आपका नाम हो जाता है कि ये तो आर्बिट्रेशन स्पेशलिस्ट है। बाकी देयर इज नथिंग लाइक अ स्पेशलिस्ट इन द लॉ प्रोफेशन। जैसे हम हमारे जैन समाज में बोलते हैं कि यार 138 के लिए तो ये स्पेशलिस्ट है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई उसने कोई डिग्री ली है 138 मैटर्स में, वो इतने वो मैटर्स उनको मिलते गए, वो रिजल्ट देते गए, तो उनका नाम हो गया। बट इनिशियली माइंड यू शुड बी ओपन टू लर्न एवरीथिंग। यू कैन नॉट अफोर्ड कि मैं यही करूंगा, ये नहीं करूंगा। जो काम आता है सब करना चाहिए, सब में अपना बेस्ट ऑफ देन एबिलिटीज देनी चाहिए। थर्ड थिंग इज हैविंग एन हैबिट ऑफ रीडिंग। एज अ लॉयर यू शुड रीड एवरी डे। आई एम ऑल्सो डेवलपिंग एन हैबिट। जो राहुल मस्कर सर थे, ही हैज अ बिग लाइब्रेरी, वो डेली 150 पेजेस पढ़ते हैं। अभी वो डेली 100-150 पेज पढ़ता है, तो लगता है यार सो बिग थिंग, बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक हैबिट डेवलप हुई है। लाइक आई हैव स्टार्टेड द हैबिट ऑफ डेली रीडिंग 5 to 6 पेजेस। वो स्लोली आई टेल यू व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है ना, लॉ इज अ प्रोफेशन वेयर इफ अ लॉयर सेज आई नो एवरीथिंग इज डन, फिनिश। I have been taught and I have been realized that as a lawyer till he dies, he is always a student in this profession. तो सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही एक अच्छा इंसाइटफुल हमें मैसेज दिया। मैं चाहूंगा अब हमारे ऑडियंस को एक थैंक यू नोट दीजिए, कैमरा देखिए प्लीज। So thank you so much, Archit, for calling me in Archit's show, podcast show today. I really like the questions that were framed in a way that helped, that is going to definitely help the people in the audience who are going to look at the podcast, because the questions were such which were having, the questions were something that was definitely going to solve the certain problems that normal people have vis-a-vis their perspectives towards this legal fraternity, or towards the perspectives towards the law, or the how this fraternity works, or how this lawyers works, and how exactly the system works. So yes, thank you so much for calling me and giving me an opportunity to at least resolve certain queries of the public, that everybody has the queries, bluntly I'm telling you, because but the problem is that they never think of addressing it. But definitely by this show I would I'm sure that all that queries must have been addressed at a while. So yeah, thank you. Thank you so much, Siddharth, for having you on the podcast. This is the vote of thanks from my side to you. Okay. Thank you so much for being here. Thank you. It was great pleasure. Thank you. Thank you so much.